मॉर्निंग स्टूडेंट, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस बार लेके आए हैं आपके सेमेस्टर 3 की क्लासेस। गृह विज्ञान सेमेस्टर 3 की क्लासेस आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज का हमारे ये जो चैप्टर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर 3 है वो रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट से, यानी कि मानव का विकास। मानव का विकास किस तरीके से होता है। सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था गर्भावस्था के बारे में कि गर्भावस्था किस प्रकार से होती है, गर्भावस्था में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और नवजात शिशु का जन्म यानी कि डिलीवरी के तक हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ ली थी। उससे आगे की जो प्रोसेस होती है कि जब बच्चे का जन्म हो गया, प्रसव के बाद जब बच्चे की देखभाल किस प्रकार से की जाती है, उसके शरीर का विकास किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेमेस्टर 3 में, जिसका नाम है पेपर का हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं मानव विकास। हिंदी में हम कहते हैं इसे मानव विकास और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारे जीवन काल का विकास किस प्रकार से होता है। मानव के शरीर के विकास के साथ साथ उसका जो सामाजिक बौद्धिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, वो हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर 3 के पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 1 है नवजात शिशु का शारीरिक एवं मोटर विकास, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया, हम लोगों ने प्रसव तक की बात पढ़ ली थी, यानी कि डिलीवरी तक की बात पढ़ ली थी। उसके बाद जब नवजात शिशु का जन्म हो गया तो वो जब इस दुनिया में आया है तो उसका जो शरीर का विकास है वो जन्म होने के बाद आसपास के वातावरण के साथ किस प्रकार कनेक्ट हो रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नवजात शिशु क्या है। अट्रैक्टिव ह्यूमन होता है, यानी कि आकर्षक प्राणी होता है, क्योंकि हर एक बालक को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जिसमें क्या होती है, नाजुकता होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, क्योंकि 9 महीने तक वह माँ के गर्भ में रहता है, जिसकी वजह से उसका जो पोषण है वह माँ से प्राप्त हो रहा है, उसकी सुरक्षा माँ के द्वारा की जा रही है। तो वह हर एक बात के लिए अपनी माँ पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। तो वो इतना नाजुक होता है कि अपने खुद के काम स्वयं नहीं कर पाता, हर एक कार्य के लिए अपने आसपास जो भी व्यक्ति है, उसके जो भी माता पिता है, उस पर वो डिपेंड रहता है। फिर हम बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, लचीलापन होता है। लचीलापन यानी कि उसका जो शरीर होता है बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, क्योंकि उसमें अभी सिर्फ ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि मजबूत हड्डियों का निर्माण हो चुका होता है, यानी कि हड्डियों का विकास तो हो चुका होता है, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा मजबूती नहीं आती, इसलिए उनका शरीर कैसा होता है, लचीला होता है। फिर हम बात करते हैं जो क्या है, एक प्रिय भी है और विस्मयकारी भी है, यानी कि आश्चर्यजनक भी होते हैं नवजात शिशु। फिर हम लोग बात करते हैं कि जन्म के समय शरीर का गठन किस प्रकार से होता है, यानी कि जब बालक का जन्म हो गया, जन्म के समय बच्चे का जो शारीरिक गठन है, शरीर का विकास है, वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नवजात शिशु है वो आमतौर पर शिशुओं के समान शारीरिक विशेषताएं होती है, यानी कि उनके शरीर में, नवजात शिशु का जो शरीर होता है उसकी बॉडी में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, जो जिसमें एक गोल सिर होता है, एक नर्म स्थान होता है जिसे हम लोग फॉन्टेनल कहते हैं, यानी कि सिर के अंदर, ब्रेन के अंदर 2 प्रकार के फॉन्टेनल पाए जाते हैं, एक तो सिर के आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, 2 प्रकार के फॉन्टेनल का विकास होता है, जो अभी तक उसमें हड्डियां जुड़ी हुई नहीं रहती, यानी कि ये नर्म स्थान फॉन्टेनल एक ऐसी जगह होती है, और 2 जगह होती है जिसमें ह्यूमन के जो शरीर का विकास है, हड्डियों का विकास है, वो ज्यादा उसमें जुड़ी हुई नहीं रहती है। उसके हाथ छोटे होते हैं, पैर में नाजुक विशेषताएं होती है, और कई प्रकार की विशेषताएं उनमें पाई जाती है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि उसमें जो संवेदी और मोटर रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। मोटर रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि वो अपने शरीर के द्वारा अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो चूसने का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ सक करने का काम करते हैं। कुछ इसके पार्ट्स होते हैं वो सिर्फ मोड़ने का काम करते हैं। अगर आप बच्चों को कह सकते हैं कि उनके हाथ में कोई चीज दोगे तो वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है, ठीक है। अगर अपनी मुट्ठियों को बंद कर रहा है तो यानी कि उसकी जो अंगुलियां हैं वो सिर्फ मोड़ने का रिफ्लेक्स शो कर रही है, यानी कि अंगुलियों को मोड़ना सीख रही है। अब उसका जो शरीर है वो अपनी खुद से मूव नहीं कर पाती, यानी कि उसका शरीर अपनी तरीके से मूव नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या होता है कि उसके जो शरीर है उसको हमारे द्वारा हिलाया जाता है, यानी कि बच्चे की करवट बदलने के लिए माँ के द्वारा उसको करवट बदलवाई जाती है, वो खुद से कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें उत्तेजनाओं के प्रति स्वचालित प्रक्रिया होती है, यानी कि वह खुद अपने तरीके से कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करता है। फिर हम लोग बात करते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जब हम उसके गाल को टच करते हैं तो अपने कुछ उसकी संवेदनाएं प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग बात करते हैं सूचने वाला रिफ्लेक्सेस, यानी कि किसी भी चीज को मुंह में डाल देता है। फिर उसके बाद में ग्रेसिंग रिफ्लेक्सेस, यानी कि हाथ में कुछ भी वस्तु रखेंगे तो वो अपनी अंगुलियों को मोड़ लेता है, यह होता है ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्सेस।
फिर उसके बाद है मोरो रिफ्लेक्सेस। मोरो रिफ्लेक्सेस का मतलब है अपनी बॉडी को फैलाना। बच्चे को देखा होगा, जब बच्चे को हम लोग कपड़े से बांध के रखते हैं, जब उसको खोला जाता है वो अपने शरीर को फैलाता है, यानी कि सबसे ज्यादा फैलाने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोरो रिफ्लेक्सेस। फिर उसके बाद है अचानक कोई हलचल या तेज आवाज के कारण वो अपने हाथ और पैर बाहर निकाल देता है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस इस बालक के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये जो भी रिफ्लेक्सेस वो बता रहा है, जो भी रिफ्लेक्सेस प्रदर्शित कर रहा है, वो किसके द्वारा है? उसके शरीर के द्वारा, उसके शरीर के अंगों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। इसीलिए मानव का जो विकास होता है या फिर नवजात शिशु का विकास होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं दी जाती है वो शरीर के द्वारा दी जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं उसके सोने का तरीका, यानी कि नवजात शिशु किस प्रकार सोने का तरीका प्रदर्शित करता है। नवजात शिशु जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सोते हैं, यानी कि दिन में 16 से 17 घंटे वो लोग सोते हैं। और ये 16 से 17 घंटे जो सोते हैं कंटिन्यूसली नहीं सोते, यानी कि इरेगुलर सोते हैं, यानी कि 2-3 घंटे सोइए फिर वापस से उठ के खा पी के फिर वापस से सो जाते हैं। यानी कि दिन में 16 से लगभग 17 घंटे तक उनके जो नींद की पूर्ति होती है, और ये भी अनियमित रूप से होती है। जो है स्कैंडियन लय विकसित नहीं होती, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, यानी कि उनके शरीर में एक पूरी तरीके से रिदम नहीं बन पाती, यानी कि अभी वो सिर्फ इस वातावरण में है तो उनको एडप्ट होने में समय लगता है। उसी की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो उनके बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। फिर हम लोग बात करते हैं रोना। नवजात शिशु जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है वो होता है रोना। अगर उसे भूख लगी है तो भी रोएगा, ज्यादा खुश है तो भी रोएगा, यानी कि अगर वो डर रहा है तो भी रोएगा, यानी कि वो सिर्फ एक ही संवेग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही इमोशंस दर्शाता है, वो है रोने का। यानी कि जो नवजात शिशु होता है वो सबसे ज्यादा रोने को दर्शाता है, ठीक है, जिसके द्वारा अपनी वो भूख, बेचैनी, दर्द और अपना टेंशन लेने का कोशिश करता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, रोने के द्वारा यानी कि रोकर अपना जो संकेत है वो प्रदर्शित करते हैं। उन्हें जो जरूरत होती है, जरूरतों को व्यक्त करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, रोना। इसलिए बालक सबसे ज्यादा रोने वाला संवेग प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भावनात्मक प्रतिक्रिया, इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल रिएक्शन। यानी कि बालक जो है सबसे ज्यादा इमोशनल रिएक्शन प्रदर्शित करता है। अगर वह, जैसे हम लोगों ने अभी बात की, नवजात शिशु सबसे ज्यादा क्या करता है, रोता है। तो रोना जो है इस नवजात शिशु का एक क्या हो गया, इमोशनल रिएक्शन हो गया, यानी कि रोने के द्वारा वो क्या कर रहा है, अपने भूख को प्रदर्शित कर रहा है, अपने डर को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी थकान को प्रदर्शित कर रहा है, अपनी बेचैनी को प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि वो अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। हालांकि जो नवजात शिशु है वो पूरी तरीके से इसमें इमोशनल रिएक्शन प्रदर्शित नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर वो खुश है, यानी कि अगर वो अपने पेरेंट्स के पास है, यानी कि माता या पिता दोनों में से किसी के भी पास है, तो वो उनको पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं, उनके कपड़ों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस दर्शा रहे कि वो उनके साथ सेफ फील कर रहा है। अगर उन बच्चे को उनका मनपसंद खाना दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये सारे उनके इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ भागों में या फिर कह सकते हैं कुछ पार्ट्स में ये अपने इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं उनको शो करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु सबसे ज्यादा अपने जो इमोशंस है अपने शरीर के द्वारा प्रदर्शित करता है, जिसमें हम लोग उसके शरीर की बात करते हैं, वो किस प्रकार से सोता है, उसके रोने का तरीका और उसके जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ये सारी चीजें प्रदर्शित करता है एक नवजात शिशु के द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि नवजात शिशु का शारीरिक और मोटर विकास किस प्रकार से होता है। यानी कि जो नवजात शिशु की हम लोग बात कर रहे हैं उसका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद से जो नवजात शिशु है वो किस प्रकार उसके शरीर का डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब शरीर में कई तरीके के भाग होते हैं, यानी कि अब उसके सिर का विकास होगा, सिर के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनका विकास होगा, आंखों का विकास होगा, दांतों का विकास होगा, वजन बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, और भी हम कह सकते हैं हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो जब ये सारे विकास हो पाते हैं तो ये सारे विकास शरीर से संबंधित है। इन शरीर से संबंधित विकास को हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास। फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे मोटर विकास। मोटर विकास, मोटर का एक दूसरा नाम है गतिक विकास। मोटर को हम क्या कह सकते हैं, गतिक विकास।
यानी कि शरीर के साथ साथ अब शरीर में जब विकास होता चला जाएगा, यानी कि शरीर में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो बालक का जब शरीर में परिवर्तन होगा, हम लोग कहते हैं कि उसके शरीर का विकास हुआ, यानी कि उसके पैरों का विकास हुआ। और जब बालक के पैरों का विकास होगा तो वह गति करना शुरू करेगा, यानी कि चलना सीखेगा, उठना सीखेगा, बैठना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। यानी कि ये कब पॉसिबल हुआ? जब उसके शरीर का विकास हुआ। यानी कि जब बालक के शरीर का विकास हो जाता है तो शरीर के साथ साथ उसमें गति आना शुरू हो जाती है। तो यानी कि शारीरिक विकास किस पे डिपेंड करता है? यानी कि गतिक विकास शारीरिक विकास पे डिपेंड करता है। इसलिए इन दोनों का अध्ययन हम लोग साथ में करते हैं। यानी कि जब बालक के शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा तो शरीर के साथ साथ उसमें गति होना प्रारंभ हो जाएगी, शरीर गति करना प्रारंभ करेगा। हाथों का विकास होगा तो वो चीजों को पकड़ना सीखेगा, फेंकना सीखेगा, खींचना सीखेगा। कब हुआ? जब उसके हाथों का विकास हो गया। अब उसके हाथों की मांसपेशियां अगर एक्टिव नहीं हुई है, निष्क्रिय अवस्था में है, या फिर उसके हड्डियों में इतनी मजबूती नहीं है कि वह किसी भी चीज को पकड़ पाए, तो ऐसी स्थिति में वह शरीर कभी गति नहीं कर पाएगा। और जब गति नहीं कर पाएगा तो शरीर का गतिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग शारीरिक विकास और जो गतिक विकास है वह दोनों अवस्थाएं एक साथ पढ़ते हैं। अब इन अवस्थाओं में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि इन गतिक विकास में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वजन और ऊंचाई के बारे में। यानी कि जब नवजात शिशु होता है, जन्म के समय उसका वजन कैसा होता है, उसकी ऊंचाई क्या होती है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होती है। और हम बात करते हैं कि जब वह धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, या फिर कुछ महीनों का या फिर कुछ वर्षों का होता चला जाएगा, उस समय उनकी अवस्थाएं कैसी हो जाती है। तो आमतौर पर जो नवजात शिशु होते हैं, जन्म के कुछ समय बाद उनके शरीर में क्या होती है, वजन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। यानी कि उनके जन्म के कुछ समय पहले सप्ताह में जो है वजन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर जब 2 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, यानी कि 2 सप्ताह के बाद वह फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो नवजात शिशु का वजन आमतौर पर जन्म के बाद, यानी कि जैसे इसका जन्म हुआ है उस लगभग पहले 7 दिनों में उसका वजन घटेगा। क्योंकि वो घटेगा कि उसका भी रीजन है कि वो इतने महीनों तक कहाँ था, माँ के गर्भावस्था में, गर्भ में था। तो उसका जो पोषण हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, वो सारा उसकी माँ के द्वारा हो रहा है। और जब वो इस एनवायरनमेंट से निकलकर बाहर के वातावरण में आएगा, और बाहर उसको पोषण भी बाहर से दिया जाएगा, उससे जो श्वसन की क्रिया करनी पड़ेगी, सांस लेनी पड़ेगी, वो भी उसको खुद से लेनी पड़ेगी। और जब बच्चे का इतना पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है तो उसको एडेप्ट होने में, यानी कि अनुकूलित होने में बाहर के वातावरण के साथ समय लग जाता है। और जब समय लगेगा तो बॉडी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इसलिए शरीर का वजन थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका जो शरीर है बाहर के वातावरण के साथ स्ट्रगल करना शुरू करता है, यानी कि उसका स्ट्रगलिंग फेज चलता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जन्म लेते बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कि उनको ऐसे खुले में नहीं छोड़ दिया जाता। आपने कई सारे केसेस पढ़े होंगे कि जन्म लेते अगर बच्चे को खुला छोड़ दिया तो बच्चे की मौत हो गई है। तो ये सारे केसेस किस वजह से आ रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसको एकदम से बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते, कि उसके लिए बिल्कुल अपोजिट एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए उसको उस बाहर की चीजों के साथ अडेप्ट होने में, अनुकूलित होने में समय लग जाता है। इसलिए उसका वजन शुरू में घट जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट होना शुरू हो जाएगा, वातावरण के साथ समायोजित कर लेगा, तो फिर उसका वजन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इस अवधि के बाद, यानी कि जब उसका वजन फिर से बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर शिशुओं का वजन कुछ महीनों में हर महीने बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे ही उसका वजन बढ़ना फिर वापस से शुरू हुआ तो हर महीने उसका जो वजन है 1 से 2 पाउंड बढ़ता रहेगा। यानी कि 1 से 2 पाउंड की गति से कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। फिर पहले का जो वर्ष हो गया, यानी कि पहले के वर्ष में लंबाई भी तेजी से बढ़ती है, और फिर 4 साल तक, यानी कि लगभग 4 साल तक उसकी लंबाई कैसी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। जब हमने बात की वजन और लंबाई की, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे का वजन कम रहता है, क्योंकि प्रारंभिक समय में वह वातावरण के साथ अनुकूलित होना शुरू करता है। जब वो बाहर के वातावरण के साथ अनुकूलित होना शुरू करेगा तो उसके वजन में कमी आएगी। जब उसके वजन में कमी आएगी तो वो धीरे धीरे अनुकूलित होना शुरू कर देगा, फिर उसका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर हर महीने लगभग 1 से 2 पाउंड तक उसका वजन में वृद्धि होने लग जाती है। इधर हम दूसरी साइड लंबाई की बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो स्टार्टिंग फेज में तेजी से बढ़ेगी। फिर जब वो 4 साल तक का हो जाता है, यानी कि लगभग वो 4 साल तक की अवस्था में उसकी लंबाई प्रारंभिक की दुगुनी हो जाती है। फिर दूसरा है फोंटेनल का बंद होना। फोंटेनल के बारे में मैंने अभी पहले ही बात की थी कि ऐसे स्थान होते हैं हमारी खोपड़ी में, हमारे सिर में ऐसे 2 स्थान पाए जाते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये जो फोंटेनल ऐसे नर्म स्थान होते हैं जहाँ पे जो हड्डियां है अभी तक पूरी तरीके से जुड़ी हुई नहीं रहती, यानी कि खुली अवस्था में रहती है, जुड़ी हुई नहीं रहती, जिसकी वजह से बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रह पाता और ज्यादा से ज्यादा वो सोने की कोशिश करता है। फिर जब बच्चे का शारीरिक और मोटर विकास होता चला जाएगा तो वह फोंटेनल धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं।
किसी बच्चों में बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और किसी में लेट से बंद होते हैं, लेकिन ऑब्वियस है सबके बंद हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कहते हैं कि उनके सिर के पीछे नहीं मारना चाहिए, यानी कि उनके सिर के नीचे की तरफ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या सबसे नरम भाग होता है, वहाँ पे फोंटेनल पाए जाते हैं जो बहुत ही नरम अवस्था में होता है और वो धीरे धीरे बंद होता है, पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों के सिर पे मारने से मनाही की जाती है। फिर ये जो फोंटेनल है, बच्चे के खोपड़ी में ऐसे कह सकते हैं नरम स्थान होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जहाँ की हड्डियां अभी तक एक साथ नहीं जुड़ी होती, यानी कि ये सिर्फ बिखरी अवस्था में, छोटी छोटी अवस्थाओं में रहती है, इसलिए वो भाग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अगर बच्चे का आपके परिवार आसपास में कोई बच्चा है, आपके परिवार में कोई बालक है, तो आप उसके सिर के पीछे की तरफ हाथ रख के भी दे सकते हो कि वो जो पार्ट है उसके सिर के पीछे का इस तरह का वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है। फिर हम बात करें कि जो ये फोंटेनल है, दो फोंटेनल में से जो एक बड़ा भाग है, ठीक है, जो बड़ा वाला भाग है वो 18 से 2 साल की उम्र तक बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो दो फोंटेनल की मैंने बात की, जो आगे वाला बड़ा भाग है वो 18 से 2 महीने तक बंद हो जाता है, जबकि जो पीछे वाला छोटा भाग है वो जन्म के कुछ महीनों के भीतर ही बंद हो जाता है। यानी कि इसमें दो भाग पढ़े हम लोगों ने, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। आगे वाला भाग बड़ा है, पीछे वाला भाग छोटा है, और जो पीछे वाला भाग है वो भाग जन्म के कुछ दिनों के बाद ही बंद हो जाता है, लेकिन जो आगे वाला बड़ा भाग है वो किसी में 18 महीने, किसी में 20 महीने तक बंद हो जाएगा, तो किसी में बच्चे में 2 साल तक की अवस्था तक वो बंद हो जाता है। तो ये फोंटेनल की अवस्था पाई जाती है कि बच्चे में वजन का बढ़ने की क्रिया किस प्रकार से होती है और वो फोंटेनल उसमें किस प्रकार से बंद पाया जाता है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारे बच्चों में दांत निकलना। बच्चों में दांत निकलना लगभग 6 महीने की उम्र के आसपास शुरू होता है, यानी कि ये सिर्फ एक एप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग एक अवस्था दी हुई है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 6 महीने में शुरू हो जाएंगे तो सब में एक साथ शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया हुआ है कि 6 महीने तक शुरू हो जाते हैं। किसी बालक में 6 महीने से पहले शुरू हो जाते हैं, किसी में 6 महीने से लेट तक शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग औसत मान निकाला गया है कि इस अवस्था तक लगभग शुरू हो जाते हैं। लगभग समय में अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ शिशुओं के दांत 3 महीने की उम्र में निकलना शुरू हो जाते हैं और जबकि 1 साल तक किसी बच्चों में नहीं निकलते। तो ये लगभग अंदाजा लगाया हुआ है कि 3 महीने या फिर 1 साल में जो औसत निकाला है इन लोगों ने वो है कि 6 महीने तक निकल भी सकते और नहीं भी निकल सकते। फिर बात करते हैं कि दांत निकलना एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक यानी कि क्रम के बाद, यानी कि यह एक स्टेप बाय स्टेप निकलती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाएंगे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि सबसे पहले मसूड़ों का निर्माण होगा, मसूड़े बनेंगे, मसूड़ों के बाद फिर उसमें से छोटे छोटे दांत निकलेंगे। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसके दौरान दांत मसूड़ों से निकलते हैं, फिर उनमें लार बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब लार बढ़ना शुरू होगी तो उसमें बच्चे में चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि जब वो मसूड़ों से फूट के जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को दर्द होता है, किसी बच्चों को बुखार भी आ जाता है। तो जो दांत निकलने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही क्रमिक होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बच्चों को वो चीजों को बार बार चबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मसूड़ों से फूटकर दांत निकलते हैं तो उस एरिया में दर्द के साथ साथ खुजली भी होने लगती है, और उस खुजली को कम करने के लिए वो हर एक वस्तु को मुंह में डालना शुरू करते हैं, बार बार अंगुली डालते हैं मुंह में। तो ये इस इरिटेशन को, चिड़चिड़ेपन को कम करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा बालक शारीरिक विकास प्रदर्शित करता है, यानी कि अब उसके शरीर में ये विकास हुआ, यानी कि दांत निकलना शरीर का विकास है, लेकिन वह क्या कर रहा है, इसके द्वारा वस्तुओं को मुंह में डाल रहा है। मुंह में डालना क्या होगी, गति हो गई। वो दांतों की गति के लिए क्या कर रहा है, वस्तुओं को मुंह में डाल रहा है। यानी कि जब बालक का शरीर का विकास हुआ तो शरीर के साथ साथ उसने क्या किया, क्रमिक विकास करना भी शुरू कर दिया, यानी कि गति का विकास भी शुरू हो गया। फिर वस्तु को पकड़ना, यानी कि बालक के द्वारा वस्तुओं को पकड़ा जाता है। किस प्रकार पकड़ा जाता है, तो नवजात शिशु में यह एक प्रतिवर्ती पकड़ होती है, यानी कि वह उन्हें अपने हाथों से रखी वस्तुओं को कसकर पकड़ने की अनुमति देती है। यानी कि जब बच्चों के हाथ में आप कोई भी वस्तु दे दोगे तो वो उन्हें बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, आप कितना भी जोर लगाओ वो निकल नहीं पाते। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं फिर उनमें क्या होता है, चेष्टा से वस्तुओं को पकड़ने का कौशल होता है। यानी कि जब बच्चे छोटे होंगे तो छोटे बच्चों के अगर हाथ में आप कुछ भी वस्तु दोगे तो वो उसको बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। अब वो उनकी स्वेच्छा से नहीं, यानी कि उनकी मर्जी से नहीं हो पाती, ये होता है उनके बॉडी के चेंज, हार्मोनल विकास की वजह से। या फिर हम लोग कह सकते हैं
कि उनके हाथ में नहीं होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से उस चीजों को नहीं पकड़ रहे। उनकी बॉडी में अभी स्वैच्छिक क्रियाएं होना शुरू नहीं हुई, यानी कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हम अपनी मर्जी से संचालित करते हैं। जैसे हम अपनी मर्जी के बगैर किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अगर मैंने ये पेन पकड़ी हुई है तो मैं पकड़ना चाहती हूँ इसलिए मैंने पकड़ी, अब मेरा हाथ अपने आप इस पेन को पकड़ने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे द्वारा तो स्वैच्छिक क्रिया प्रदर्शित की जाती है। हम आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी बिना मर्जी के हम लोग चल सकते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे अपनी इच्छा से पैर को उठा के रखेंगे नहीं तब तक हम नहीं चल पाते। यानी कि ये सारी क्रिया हम लोग कैसे कर रहे हैं? स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो बालक के द्वारा, नवजात शिशु के द्वारा ये स्वैच्छिक क्रिया कब प्रदर्शित की जाती है? धीरे धीरे प्रदर्शित की जाती है कि जैसे जैसे उनके हड्डियों का विकास होता चला जाएगा, मांसपेशियां मजबूत होगी तो उसमें स्वैच्छिकपन आएगा। यानी कि फिर वो स्वेच्छा से अंगुलियों को हिलाना शुरू करेगा, बैठे बैठे हाथ ऊपर नीचे करना शुरू करेगा, किसी को पकड़ना सीखेगा। तो ये सारी चीजें वो तब प्रदर्शित करता है कि जब उसमें स्वैच्छिक क्रियाएं प्रदर्शित शुरू हो जाती है। पहले वह वस्तुओं को स्वाइप करता है, फिर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। लगभग 2 से 3 महीनों की उम्र तक, यानी कि 2 से 3 महीनों तक जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो पेट के बल लेटते समय एवं अंततः सहारे के साथ बैठते समय अपने सिर को ऊपर उठाते हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग फेज होता है, जब बच्चे का जन्म होगा, 2 से 3 महीने की अवस्था में बच्चे पेट के बल लेटे रहेंगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? उठने की कोशिश करेंगे, फिर बैठना सीखेंगे, वापस गिर जाएंगे, फिर से बैठना सीखेंगे। जब वो बैठना सीख जाएंगे फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेंगे, गिरेंगे। इस तरीके से वो एक एक क्रम के अनुसार अपनी क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं बैठना। अब बालक के द्वारा बैठने की क्रिया किस प्रकार से की जाती है, यानी कि बालक किस प्रकार बैठना सीखता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो नवजात शिशु है आमतौर पर 4 से 7 महीनों की उम्र में, यानी कि जब वह 4 से 7 महीनों का हो जाता है तो फिर वह बिना सहारे के बैठना शुरू करता है। प्रारंभ में इन्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम 3 से 4 महीनों से पहले की बात करें, यानी कि अगर हम लगभग 1 से 2 महीनों तक की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे को सहारा देकर बिठाया जाता है, यानी कि उसके पीछे पिलो रख दिया या फिर दीवार के सहारे बिठा दिया। फिर वो बैठना सीखेगा सहारे के साथ। फिर जब ये फेज निकल जाता है इसके बाद, यानी कि 3 से 4 या 5-6 महीनों तक वह बिना सहारे के स्टेबल बैठना सीख जाता है। प्रारंभ में वह बिना समर्थन के बैठेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीधे बैठने की ताकत और समन्वय विकसित कर सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के फेज में हम लोगों ने उसको सहारे के द्वारा बिठाना शुरू किया। जब वह सहारे के द्वारा बैठना सीख गया तो फिर हमने सहारा हटा दिया, हमने उसको उठा के बिठाया लेकिन उसने सहारा नहीं दिया, तो वो बैठना सीख गया। फिर उसके बाद की जो तीसरी स्टेज आएगी उसमें बालक खुद से उठ के बैठना सीखेगा। अभी तक हम लोग खुद उसको बिठा रहे थे, उसके आसपास सहारा रखा था, तब वो बैठ रहा था, हमने सहारा हटा दिया, उसको उठा के बिठा दिया, बैठ गया वो। फिर तीसरी फेज में वो क्या करेगा कि खुद से बैठना शुरू करेगा, वो भी बिना सहारे के। तो ये उसके शरीर का विकास हो गया। उसके शरीर में सारे हार्मोन्स, जितने भी हम लोग कह सकते हैं हड्डियां हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनका जब डेवलपमेंट हो गया तो वो खुद से बैठना सीखेगा। यानी कि उसके शरीर का विकास हो गया तो उसने गति शुरू की। गति कौन से की? बैठने की क्रिया शुरू कर दी। यानी कि शरीर का विकास हुआ तो गति का विकास भी उसके साथ में संपन्न हो गया। फिर रेंगना, यानी कि जो नवजात शिशु होता है वो बैठने के बाद क्या करना शुरू करेगा? रेंगना, यानी कि घुटनों के बल रेंगना सीखेगा। 6 से 10 महीने के बाद, यानी कि जब 6 में से 10 महीने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो रेंगना पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और अपने खुद को ऊपर की तरफ या फिर फर्नीचर के साथ मंडराने की कोशिश करते हैं। यानी कि जनरली कुछ बच्चे घुटनों के बल शुरू करना करते हैं, यानी कि घुटनों के बल चलना शुरू करेंगे, हाथों के बल चलना शुरू करेंगे। कुछ बच्चे इस महीने तक सिर्फ ये प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे जो अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं या फिर जिनके शरीर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो ऐसे बच्चे चलना भी शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई फर्नीचर है, टेबल कुर्सी पड़ी है, तो उसको सहारे उसको पकड़ कर खड़े भी हो जाते हैं, उन पे चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो यानी कि उनके शरीर का जो विकास है वो इतनी तेजी से हो रहा है कि वह उनके द्वारा गति क्रिया भी प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर है चलने की क्रिया, यानी कि जो बालक होता है जब उसने बैठना सीख लिया, किसी चीज को पकड़कर उठना सीख लिया, उस पर चढ़ना सीख लिया, तो फिर वह धीरे धीरे सहारे के द्वारा चलना सीखेगा। हाथ पकड़कर हम उसको चलना सिखाएंगे, फिर बिना सहारा दिए उसको चलना सिखाएंगे। तो इस तरीके से वो चलने की क्रिया को पूरा करता है। यानी कि अधिकांश बच्चे 9 से 12 महीनों के बीच अपना पहला कदम उठाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब उन्होंने अपना पहला कदम उठाना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार चलते दौड़ना शुरू कर देंगे, 2-3 कदम चले फिर से गिरेंगे, फिर वापस से उठ के वापस दौड़ेंगे। तो इस तरीके की क्रिया प्रदर्शित
करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं 8 महीने की उम्र में चलना शुरू करते हैं, यानी कि किसी का शारीरिक विकास तेजी से होता है, किसी में लेट होता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, तो हर एक व्यक्ति के शरीर का विकास और उसके जो मोटर विकास है यानी कि गतिक विकास है वो अलग अलग तरीके से होगा। तो कुछ बच्चे 8 महीनों में शुरू करेंगे, कोई 10 महीनों में शुरू करता है, और कोई बोलना भी लेट से सीखता है, कोई चलना भी लेट से सीखता है। ये अलग अलग उसकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सीख रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर कुछ बच्चे 15 से 16 महीनों तक भी नहीं चल पाते, तो ये उनके शरीर पे डिपेंड करता है। और चलने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो विकास है एक प्रमुख मील का पत्थर है, यानी कि किसी भी बच्चे के द्वारा चलना जो है इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर रहा है, कितनी जल्दी सीख रहा है। उसमें गतिशीलता और स्वतंत्रता होती है, यानी कि हर एक बच्चा क्या है, हर एक नवजात शिशु में गतिशीलता भी अलग अलग होगी और उसे स्वतंत्रता प्रदान है, यानी कि उसे फ्रीडम मिली हुई है। हम किसी भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं चलवा सकते। मान लो अगर कोई बच्चा है वो 16 साल तक का हो गया, 16 महीने तक का हो गया लेकिन नहीं चल पा रहा, तो क्या आप लोग उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे के जो शारीरिक विकास है उसे हमने स्वतंत्रता दी हुई है, यानी कि वो स्वतंत्र तरीके से सीखेगा। उस पर दबाव डालकर या फिर जबरदस्ती करके हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, ना ही उसका विकास कर सकते हैं। तो ये शारीरिक विकास और जो मोटर विकास होता है नवजात शिशु में, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो हमारे जो सेमेस्टर थर्ड था, सेमेस्टर थर्ड का जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा और मोटर विकास के बारे में पढ़ा। इससे पहले का जो फेज होता है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, वो सारी बातें हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे थे, और सेमेस्टर 3 में हम उससे आगे का चैप्टर जो देखेंगे शारीरिक विकास और मोटर विकास को पढ़ लिया है। फिर इसके बाद की अवस्था देखेंगे कि जब बच्चा के ये विकास हो गया है तो अपने आनुवंशिकता यानी कि उसके माता पिता से कैसे कैरेक्टर आए, वातावरण के द्वारा वह कैसे सीख रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट शारीरिक विकास का पहला अध्याय यह खत्म हो गया। तो आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए केपी कॉलेज को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।